morning, friends. I'm Dr. Lata. I'm a medical officer in Neurogen Brain and Spine Institute and active volunteer in Asha Echo. So today I will brief about motor neuron disease, and my topic is early symptoms of motor neuron disease. So basically, what is motor neuron disease? मोटर न्यूरॉन डिसीज एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें डिजेनरेशन होने लगता है या उनमें ही डिफेक्ट आ जाता है। तो इसके कारण जो पेशेंट के नर्व्स और सेल्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाले, उनका जो मसल से कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो उसके कारण पेशेंट में हमको वीकनेस या मसल वेस्टिंग इस तरीके के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मोटर न्यूरॉन डिसीज के टाइप के लिए हम लोग डिस्कस करें तो मोटर न्यूरॉन डिसीज के टाइप जो होते हैं वो एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस या प्रोग्रेसिव बल्बर पैल्सी और मोनोमेलिक एमायोट्रोफी हो सकते हैं। बट हम अगर उसे ऑनसेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर पेशेंट का जो कंप्लेंट है वो अपर लिम या लोअर लिम से स्टार्ट हुआ, सपोज दैट अपर लिम में वीकनेस है, लोअर लिम में वीकनेस है, तो हम उसको लिम ऑनसेट के हिसाब से जो एमएनडी है दैट इज लिम ऑनसेट एमएनडी। और अगर स्पीच और सॉलोइंग इशू फर्स्ट अपीयर हो रहा है तो वी कैन से बल्बर ऑनसेट। सो इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मोटर न्यूरॉन डिसीज में यूजुअली पेशेंट का मेमोरी और कॉग्नाइजेशन वो अच्छा रहता है, दैट इज गुड, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट कुछ 10% फैमिलियल हिस्ट्री होती है फ्रंटो टेम्पोरल पेराइटल डिमेंशिया का, तो ALS FTP करके होता है। उस कंडीशन में पेशेंट का मेमोरी और कॉग्नाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। बट इन जनरल आप देखेंगे तो पेशेंट का मेमोरी और कॉग्नाइजेशन वाइज जो है पेशेंट अच्छा रहता है, ही इज गुड इन बोथ द पैरामीटर्स। कॉजेज अगर देखें MND की क्या क्या रीजन हो सकता है MND का, तो कुछ 100% क्लियरिटी नहीं है, बट फिर भी 10% कॉज जो होते हैं दैट कुड बी फैमिलियल हो सकता है और जेनेटिक हिस्ट्री हो सकता है। तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री है किसी का तो जेनेटिक टेस्ट करें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। 90% कॉज जो होते हैं MND के दैट कुड बी स्पोरेडिक, तो उसका कॉज कुछ नॉन नहीं है, तो दैट कुड बी एनवायरमेंटल हो सकता है, दैट कुड बी सर्टेन केमिकल्स के कारण हो सकता है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण हो सकता है, या हाई स्ट्रेस लेवल के कारण हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉज हो सकते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज के लिए। अगर स्टेज वाइज देखें तो पेशेंट में अर्ली स्टेज होता है, मिडिल स्टेज होता है, एडवांस स्टेज होता है। हम लोग यहाँ जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अर्ली स्टेज ऑफ मोटर न्यूरॉन सिम्टम। सो अर्ली स्टेज में क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि पेशेंट फ्रिक्वेंट फॉल हो सकता है, बार बार गिर सकता है, थोड़ा भी चलेगा तो गिरेगा। अभी क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है बिकॉज पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है मसल के साथ वो पुअर हो गया है, तो उसके कारण मसल का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो फ्रिक्वेंटली फॉल हो रहा है। जो मोटर न्यूरॉन्स है उन्हीं में डिफेक्ट आया है, तो जो नर्व और सेल्स से जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो उस सब रीजन के कारण पेशेंट में फ्रिक्वेंट फॉल देखने को मिलता है। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सेसिव फटीगनेस, मतलब पेशेंट थोड़ा भी कुछ कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, कुछ स्टेप्स लिए 4-5 स्टेप, उतना ही चलने में उसको बहुत ज्यादा थकान लगने लगेगा। अभी ये क्यों हो रहा है उसको ऐसा? तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज उसका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसी में डिफेक्ट है। माइट्रोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट के कारण एक्सेसिव फटीगनेस लग रहा है। सो बेसिकली माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी सेल्स का पावर हाउस होता है जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है। तो अगर उस एनर्जी जनरेटेड सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके कारण पेशेंट को एक्सेसिव फटीगनेस लगता है, एक्सेसिव थकान लगता है, तो इसलिए वो कुछ भी अटेम्प्ट करता है तो उसमें उसको वीकनेस लगता है। तो अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम होते हैं तो इमीडिएटली अपने लोकल न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। या अगर स्पीच जो है वो प्रॉपर है बट स्लो है, स्पीच जो फ्लुएंसी है उसकी लो है
और वॉइस फटिगनेस है, मतलब थोड़ा भी बोल रहा है पेशेंट तो उसको थकान लग रहा है। तो ये भी जो है सब मसल इनकोऑर्डिनेशन के कारण ही पेशेंट को लग रहा है, तो ये भी अर्ली सिम्टम हो सकता है। या फिर चॉकिंग सेंसेशन हो रहा है। चॉकिंग सेंसेशन मीन्स व्हाट, कि कोई भी जो है फूड पार्टिकल या अदर सब्सटेंस एयरवेज में जाकर अपर एयरवेज में जाके ब्लॉकेज कर रहा है, तो उसके कारण पेशेंट को चॉकिंग सेंसेशन हो रहा है। बिकॉज जो विंड पाइप है पेशेंट का, ग्लोटिस एपिग्लोटिस मसल्स हैं जो कि खाना निगलने में या सॉल्व करने में पेशेंट को हेल्प करती है, तो वहीं पर जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इनिशियल स्टेज में पेशेंट को सॉलोइंग इशू या चॉकिंग सेंसेशन भी हो सकता है। या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कोई भी हार्ड पंजेंट स्मेल है, लाइक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है या इंसेंस स्टिक्स होते हैं अगरबत्ती वगैरह, या जब भी खाना बनाते टाइम तड़का लगाते हैं तो दैट काइंड ऑफ स्मेल, ऐसा कुछ भी हार्ड जो स्मेल होता है उसके कारण भी पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी लगती है, तो उसके कारण सफोकेशन होता है। तो ये सब भी अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट के। या फिर पेशेंट को चेयर पे बैठा है, बैठने के लिए उठते टाइम जब भी उठ रहा है तो थोड़ा सा हैंडल से सपोर्ट ले रहा है खड़ा होते टाइम, या फिर जमीन से उठने में उसको इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आ रहा है, या सिटअप कर रहा है पेशेंट, तो सिटअप करते टाइम भी पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। जो डोर के नॉब्स होते हैं उसको ओपन करने में, क्लोज करने में, वो हैंडलिंग करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब कुछ इनिशियल सिम्टम हो सकते हैं। या डोर की होता है या कार की होता है, उसको भी वो प्रॉपर से हैंडलिंग नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ जो उसके मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जो उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसको डोर हैंडलिंग में या फिर की हैंडलिंग में, डोर की या फिर कार की हैंडलिंग करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। या इनिशियल स्टेज में वो कुछ लिख रहा है तो उसका राइटिंग थोड़ा सा स्लो हो सकता है या स्लोपी हो सकता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम उसको आ सकती है। या बटन इन और आउट करने में, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज मसल्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, हैंड मसल्स का, इसीलिए वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, ये सब मसल इनकोऑर्डिनेशन के कारण इनिशियल स्टेज में हो सकता है। या फिर पेशेंट को क्रैम्प्स आ सकते हैं और बहुत फ्रिक्वेंट आ सकते हैं, और बॉडी के किसी भी पार्ट्स में वो क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी कुछ इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को। या फिर फेसिकुलेशन फील हो सकता है, फेसिकुलेशन लाइक ट्विचिंग काइंड ऑफ सेंसेशन, तो ये भी उसको इनिशियल स्टेज में जो है फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। तो ये ओवरऑल सब कुछ जो हो रहा है वो इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स के कारण उसको ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। तो अर्ली स्टेज में वो क्या कर सकता है? अर्ली स्टेज में फर्स्ट तो वही न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो एक तो क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोसिस किया जा सकता है। दूसरा जो है एक इलेक्ट्रिक पैरामीटर होता है EMG, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ग्राफ, तो उसके थ्रू भी डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। बट इनिशियल स्टेज में कभी कभी क्या होता है कि जब हम पेशेंट का EMG NCV करते हैं तो दैट कुड बी नॉर्मल, वो रिपोर्ट जो है पेशेंट का नॉर्मल आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप 3 मंथ के बाद अगर सिम्टम परसिस्टेंट है तो एक बार वापस से रिपीट करिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने EMG NCV किया और वो मिसडायग्नोस्ड करके कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो बेटर वही है कि थोड़ा 3 मंथ रुक के आप वो स्कैन को रिपीट करके देख सकते हैं। दूसरा जो है MRI ब्रेन एंड स्पाइन स्कैनिंग, आप वो कर सकते हैं डायग्नोसिस पर्पज से। तो यूजुअली MND के केस में जो MRI ब्रेन और स्पाइन होता है वो नॉर्मल होता है, बट कभी कभी वो भी मिसडायग्नोस्ड हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस के साथ में। या फिर किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों को डेफिनेटली जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जो अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस प्रॉपर कर सके और जितना जल्दी हो सके उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अभी ट्रीटमेंट के लिए जो है कि MND के लिए 100% क्योर नहीं है, बट क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया तो यूजुअली उन्होंने डायल्यूटर आपको एडवाइस किया,
तो मेडिसिन आपको जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है वैसे रेगुलर लेना है। बट कई सारे पेशेंट का कहना होता है कि मेडिसिन लेने के बाद उनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रहा है, तो वो बंद कर देते हैं मेडिसिन। तो पहले अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कोशिश करिए जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो खाना खाने के बाद ही मेडिसिन लेना है। स्टिल अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार मेडिसिन लीजिए दिन में खाना खाने के बाद। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, बहुत सारे थेरेपीज होते हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो सब कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अभी अर्ली स्टेज के बाद धीरे धीरे सिम्टम्स जो होते हैं वो आगे प्रोग्रेस करते हैं और आगे चल के मिडिल स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी जो पेशेंट को बहुत लाइक डिस्कम्फर्ट था, बट वो एनी हाउ वो काम कर पा रहा था, बट जैसे जैसे वो मिडिल स्टेज में आया तो और ज्यादा वो प्रॉब्लम फेस करने लगा वो सब एक्टिविटी में। जैसे कि खाना खाने में सॉलोइंग करते टाइम में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एस्पिरेट भी कर सकता है पेशेंट। तो आपके आसपास में जो भी लोकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट कीजिए। एक पैक ट्यूब करके ट्यूब होता है जो कि पेशेंट के स्टमक एब्डोमेन की वॉल्स होती है उससे कनेक्ट करके आउटसाइड पे ओपनिंग दिया जाता है, ऐसा एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, उसके थ्रू पेशेंट को हम प्रॉपर डाइट दे सकते हैं। अभी मोटर न्यूरॉन डिजीज के केस में प्रोटीन वास्टिंग, मसल वास्टिंग होता है, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है बॉडी को। अभी पेशेंट ओरल ले रहा है तो उसको एस्पिरेट मारने का चांस है, सॉल्विंग इश्यू हो रहा है, तो आप पैक फीड के थ्रू भी उसको फिर फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। ओरली टेस्ट के लिए कई पेशेंट होते हैं जिनको कि ओरल भी लेना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट वो मैक्सिमम फूड उस पैक ट्यूब के थ्रू ले रहा है, तो उसके थ्रू उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में जा रहा है। तो जो जैसे जैसे कंडीशन आगे वर्स होता है तो पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जाएंगे तो दैट विल हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। और जैसे जैसे कंडीशन वर्स होता है मिडिल स्टेज में तो ब्रीदिंग इश्यू भी पेशेंट को होने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, थोड़ा भी काम कर रहा है तो एक्सर्ट हो रहा है, मतलब थोड़ी भी एक्टिविटी में उसको ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है, सो रहा है तो लेटने में वो प्रॉपर नहीं सो पा रहा है, अगर एक साइड करवट लेके है तो थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, और धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाता है तो उसको किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में वो बाइपेप मशीन यूज कर सकता है। तो उसके लिए उसको जो भी नियर बाय चेस्ट फिजिशियन होते हैं या जो भी पल्मोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो वहां पे जो भी टेक्नीशियन होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं वो मशीन का सेटिंग में आपको हेल्प करके देते हैं, और आप वो मशीन पेशेंट के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है और इजी हो सके। और धीरे धीरे करके ये जो बीमारी है वो एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो अभी तक तो पेशेंट ऐसा है कि अपनी एक्टिविटी कर रहा था, मगर जैसे 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 पेशेंट की कंडीशन वर्स होती जाती है तो वो टोटली डिपेंडेंट होता जाता है एक्टिविटी के लिए। तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट को सारे सपोर्ट्स लगते हैं ना, हर चीज के लिए सपोर्ट लगेगा, जैसे सांस लेने के लिए बाइपेप मशीन का जरूरत रहेगा, खाने के लिए पैक ट्यूब का जरूरत रहेगा, मोबिलिटी के लिए भी वो प्रॉपर डिपेंडेंट हो जाएगा। मोबिलिटी के लिए व्हीलचेयर जो होता है मतलब जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, तो उस तरीके की व्हीलचेयर भी इनिशियल स्टेज में पेशेंट यूज कर सकता है, बट आगे आगे जब कंडीशन वर्स होता जाता है तो फिर पेशेंट को ये सब चीजों में आगे प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज होती है एमएनडी की, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और एडवांस स्टेज। अभी पेशेंट जो है कि ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ सर्च करता है कि क्या कर सकते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज को क्योर करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का कुछ क्योर नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जिससे हम जो उसका बीमारी का प्रोग्रेशन है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसमें जैसे राइलूजॉल टैबलेट है, वो पेशेंट राइल्यूटर ले सकता है। दूसरा कुछ और थेरेपीज हैं मार्केट में, जैसे स्टेम सेल थेरेपी वगैरह है, तो उसके थ्रू वो भी पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरीके से आप पेशेंट का लाइफ थोड़ा इजी बना सकते हैं, उसको और कंफर्ट दे सकते हैं। आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप पेशेंट के रूम में, तो उसके लिए सारी चीजें इजीली एसेसिबल हो सके, वो इजीली सब चीजें कर सके तो उसकी डिपेंडेंसी कम होगी, तो उसको और कॉन्फिडेंस आएगा।
दूसरा एक चीज और होता है कि कुछ भी जैसे आपको डिसीज है तो पेशेंट का विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा है स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। और इसी के साथ मैं अपने आज का जो एक्सपेरिमेंट है फिनिश करते हैं। थैंक यू।